हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। आज हम लेके आए एडुटेरिया प्रकाशन का बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इसके पहले 1 से 5 तक करा चुके हैं, इसी चैनल पर अपलोड है, प्लेलिस्ट में लगाया हुआ है ताकि आप लोग को सर्च करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा ताकि अन्य लोग को भी इससे फ़ायदा हो सके। देखिए, इसमें 100 क्वेश्चन होता है, 200 मार्क्स के होते हैं और 2 घंटा आप लोग को मिलता है। इसमें जो भी करंट अफेयर का प्रश्न हम कराएंगे उसका आप लोग शॉर्ट नोट जरूर बना लीजिएगा ताकि परीक्षा में इसमें से प्रश्न आए तो आप लोग का गलत ना हो। और हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और साइंस का जो भी प्रश्न रहेगा उसको 1-2 बार आप लोग पढ़िएगा, जरूर देखिएगा। अगर आप लोग को लगे कि वो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आने का संभावना है तो उसका भी शॉर्ट नोट जरूर बना लीजिएगा। 1 लाइनर बनाएंगे, 1 लाइन में बनाएंगे तो आप लोग को शॉर्ट नोट बनेगा और परीक्षा के 1-2 दिन पहले रिवाइज करने में आसानी रहेगी। ये भी होता है प्रैक्टिस सेट का रूल कि उसमें शॉर्ट नोट बनाया जाए और याद किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सातवाहन वंश का संस्थापक था सीमुक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। यानी इसमें सारा गलत बताया गया है। क्यों? क्योंकि उदयगिरि गुहा अभिलेख का इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। मंदसौर अभिलेख का हो जाएगा मालवा नरेश यशोवर्मन। एहोल अभिलेख का हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। और एरर अभिलेख का हो जाएगा भानुगुप्त। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, इत सिंह भारत की यात्रा पर कब आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 7वीं शताब्दी में इत सिंह भारत की यात्रा पर आया था, पूछा जाता है। नेक्स्ट, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम ने बनवाया था। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान के अनुसार। आंसर ए सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में कौन शामिल नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पतंजलि शामिल नहीं थे। और ये तीनों लोग शामिल थे, बस पतंजलि शामिल नहीं थे, ध्यान दीजिएगा। किस वायसराय के समय में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन गया में संपन्न हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग। अब देखिए, पूछा जा सकता है कि लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में क्या क्या हुआ था। इसमें से ऑप्शन दे देगा, आप लोग को उसको सही लगाना पड़ेगा। तो इसमें देख लीजिए, 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ था लॉर्ड रीडिंग के ही समय में। फिर 1922 ईस्वी में चौरी चौरा जो कांड हुआ था उसके बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस लिया था लॉर्ड रीडिंग के ही काल में। और 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी लॉर्ड रीडिंग के ही काल में। तो ये तीनों ध्यान दीजिएगा। और ये पूछता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने कब की थी? डेट पूछ लेता है आप लोग से, सन पूछ लेगा कब की थी, तो 1923 में की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रमुख विद्रोह एवं उनके नेता या नेतृत्वकर्ता का सही मिलान कीजिए। इसका आंसर ए हो जाएगा, आप लोग लगा लीजिए। तो देखिए, फकीर विद्रोह 1776 से 1777 के बीच में हुआ था, सन भी पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो मजनून शाह एवं चिराग अली थे, कई बार पूछा गया है। और भील विद्रोह कब हुआ था? तो 1825 से 1831 के बीच में हुआ था। ये दोनों डेट में से कुछ भी देगा तो आप लोग सही ट्रिक लगा लीजिएगा। और इनका नेतृत्वकर्ता कौन थे? सेवाराम करते थे नेतृत्व। और चुवारों का विद्रोह कब हुआ था? 1797 से 98 के बीच में हुआ था, दुर्जर सिंह इसके नेतृत्व करता थे, ये भी पूछा गया कई बार। और चेरो विद्रोह कब हुआ था? तो 1800 में हुआ था, इसके नेतृत्व करता थे भूसर सिंह। आंसर ए सही हो जाएगा। और देखिए, अब इसमें ये भी पूछा जाता है कि पावना विद्रोह कब हुआ, मोपला विद्रोह कब हुआ, पाइका विद्रोह कब हुआ था? देखिए, पाइका विद्रोह हुआ था 1817 से 1825 के बीच में। अब उसके नेतृत्वकर्ता कौन से लिख लीजिए आप लोग, बख्शी जगबंधु थे। और मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1920 से 1921 के बीच में, और उसके नेतृत्वकर्ता थे अली मुसलियार थे। और पावना विद्रोह हुआ था 1873 से 76 के बीच में, और इसके नेतृत्वकर्ता थे ईशान चंद्र राय एवं शंभूपाल। ये सभी पूछा गया है किसी न किसी एग्जाम में, यहाँ भी पूछे जाने का चांस होता है, तो आप लोग इसको नोट बना लीजिए। नेक्स्ट, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, इसे मद्रास एवं बंगाल प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्से में पेश किया गया था, ये सही है। और देखते हैं, और दूसरा हो जाएगा, यह थॉमस मुनरो का मौलिक विचार था, ये भी सही है। इस व्यवस्था में किसानों में सीधा लगान लिया जाता था, ये भी सही है। इस व्यवस्था में किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया गया था, ये भी सही है, चारों सही है। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय कब नियुक्त किया गया था? इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 ईस्वी को भारत का गवर्नर जनरल माउंटबेटन बना। कब? 24 मार्च 1947 को। महात्मा गांधी ने 1943 ईस्वी में मुख्य रूप से किसके लिए उपवास किया था? तो इसका आंसर हो जाए ए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार की हिंसा के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन किया था। ठीक है,
ये ध्यान दीजिएगा। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में कौन सा कार्य शामिल नहीं था? तो इसका आंसर होगा डी, संवैधानिक साधनों के माध्यम से स्वरोजगार प्राप्त करना। अब इसमें पूछेगा कि क्या क्या तय किया गया था, तो होगा सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार करना, सरकारी कामकाज का बहिष्कार करना, न्यायालयों का बहिष्कार तथा पंचायतों के माध्यम से न्याय कार्य करना, और सरकारी उपाधियों तथा अवैतनिक पदों का परित्याग करना, और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा इसके स्थान पर खादी के वस्त्र उपयोग को बढ़ावा देना। ये सब इसमें शामिल था। क्या शामिल नहीं था? संवैधानिक साधनों के माध्यम से स्वरोजगार प्राप्त करना, ये शामिल नहीं था। इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है? इसका आंसर ए हो जाएगा, 1 और 3, यानी साधारण विधेयक और वित्तीय विधेयक। तो ध्यान दीजिए, इसमें 2-3 प्रश्न बनाया जाता है, जो डिटेल बताएंगे उसको लिख लीजिए कहीं। देखिए, पूछता है अनुच्छेद के बारे में, और कौन इसका संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता करता है, ये भी पूछा जाता है, और कब इसको नहीं बुलाया जा सकता है संयुक्त बैठक। ये तीनों पॉइंट हम बताएंगे, आप लोग कहीं लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इसकी अध्यक्षता किया जाता है। ठीक है, और संयुक्त अधिवेशन केवल साधारण विधेयक एवं वित्त विधेयक के संदर्भ में ही बुलाया जा सकता है। किसी भी हाल में धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। ये सारा पॉइंट जो है बताए हैं उसको याद करिएगा, या तो कहीं लिख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट देखिए, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? अब उपसभापति कहिए या उपाध्यक्ष कहिए, दोनों वही थे, जवाहरलाल नेहरू। ध्यान दीजिएगा, ए हो जाएगा। भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया था, तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, भारतीय मूल संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं थी, इसे संसद पर छोड़ दिया गया था। तत्पश्चात संसद में जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के आधार पर इसकी अवधि 6 वर्ष निर्धारित की गई है। अब पूछता है कि जन प्रतिनिधि अधिनियम कब लाया गया था, तो ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जा सकता है दोबारा, तो 1951 में लाया गया था। कई परीक्षाओं में पूछा गया इसका सब। निम्नलिखित में से किसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उपबंध शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नीति निर्देशक तत्व। अब जो डिटेल बताएंगे उसमें 2-3 प्रश्न बनाया गया है कई बार कई एग्जामों में, तो ध्यान दीजिएगा कि नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन किया गया है, और इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने की बात की गई है। अब ये पूछता है कि एक समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में की गई है, बात इसकी तो अनुच्छेद 44 में की गई है, और किसके अंतर्गत आता है ये, तो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ये आता है। ये घुमा के प्रश्न में पूछे तो आप लोग आंसर गलत नहीं करिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस निकाय का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है? तो इसका आंसर होगा सी, क्षेत्रीय परिषद का उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखिए, उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन से नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, परामर्शदायी क्षेत्राधिकार, ये नहीं है और बाकी सारा है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत परामर्शदायी क्षेत्राधिकार सिर्फ उच्चतम न्यायालय को पास है, ना कि सभी के पास, बस उच्चतम न्यायालय के पास है। जबकि प्रारंभिक, अपीलीय एवं निरीक्षण का क्षेत्राधिकार उच्च एवं उच्चतम न्यायालय दोनों को प्राप्त है। ये सब याद करिएगा, ये भी परीक्षा में पूछा जाएगा क्योंकि आप लोग बीआरएसआई का परीक्षा दे रहे हैं, तो ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? ये भी पूछा गया कि कहाँ नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी, तमिलनाडु में नहीं है। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, जो निम्न है: उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना और कर्नाटक। 6 राज्यों में है विधान परिषद, ये भी नोट करिएगा, परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट, पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। तो जो बताएंगे डिटेल उसका पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। 2-3 पॉइंट से प्रश्न बनता है कि पंचायतों के संविधान को 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का विषय माना गया है, इंपॉर्टेंट है। और किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायतों के चुनाव कराने के निर्णय राज्य सरकार द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से लेता है। अब ये पूछता है ना कि राज्य सरकार किसके परामर्श से लेता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से लेता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है,
कौन करता है ये पूछा है, तो राष्ट्रपति करते हैं। अब ये पूछा किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 126 के तहत, 126 याद करिएगा कि अनुच्छेद 126 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऐसा तब किया जाता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर होगा बी, 36वां संविधान संशोधन 1975। ये संबंधित नहीं है, बाकी सारा संबंधित है। तो अब देख लीजिए, जो हम बोल रहे हैं उसको लिख लीजिए कहीं कि 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का चौथा राज्य बनाया गया था, तो 22वां राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट देखिए, एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कक्ष केरल में पाया जाता है भारत में। ठीक है, और ये पूछता है कि IUCN के किस लिस्ट में शामिल है, तो ध्यान दीजिएगा कि विलुप्त प्राय श्रेणी में शामिल है। जैव विविधता का प्रश्न है, ये अच्छा प्रश्न है, आने का संभावना है। नेक्स्ट, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जेनेवा, यानी स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। और UNO यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो 1950 में हुई थी। ये सन पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, और मुख्यालय भी पूछा जाता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा डी, सदाबहार वर्षा वन बायोम। यहाँ पे सबसे कम तापांतर पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट का प्रश्न है। नेक्स्ट, निम्न में से किस शहर को निरंतर बहने वाले झरनों का शहर कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा क्वीटो को, इक्वाडोर में पड़ता है क्वीटो। अब देखिए कि क्वीन ऑफ एड्रियाटिक किसको कहते हैं, तो वेनिस को कहते हैं, कहाँ पे, इटली में है। और एंटीलीज का मोती किसको कहते हैं, तो क्यूबा को कहते हैं। और हवा वाला शहर या गार्डन सिटी किसको कहते हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, तो शिकागो को कहते हैं, कहाँ पे है, USA में है ये। नेक्स्ट, गोल्फ की गेंद का वजन कितना होता है, ये भी पूछा गया कई परीक्षाओं में, तो इसका आंसर हो जाएगा 45.94 ग्राम। देखिए, पुलिस वाले या वनडे एग्जाम में पूछा गया, आप लोग देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर अगर देखते होंगे हर एक एग्जाम का। तो नेक्स्ट, वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका आंसर संस्कृत साहित्य की क्षेत्र में दिया जाता है इसको। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को गुरु जी के उपनाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि MS गोलवकर को जाना जाता है। अब रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, मदन मोहन मालवीय जी को महामना के नाम से जाना जाता है, और चक्रवर्ती राजगोपालचारी को राजा जी के नाम से जाना जाता है। ये चारों याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। लीम और नुरालीम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, तो इसका आंसर होगा डी, नागालैंड का, इंपॉर्टेंट है। गरबा डांडिया जो है गुजरात का है, और लाहो बांग्ला जो है मेघालय का है, और झूमर गणगौर कहाँ का है, तो राजस्थान का है, और नुरालीम कहाँ का है, नागालैंड का। ये सब याद करिएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, इसका आंसर सी होगा, धनबाद में स्थित है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना कब हुई थी, इसका आंसर 1964 में हुई थी। अब ये पूछता है कि ये कौन सी बैंक है, तो ये वाणिज्यिक बैंक है, और कब हुई थी, तो 2004 में ये वाणिज्यिक बैंक बना था। मेघालय के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, P चौहान बनाए गए हैं। जबकि सिक्किम का नया राज्यपाल कौन बने हैं, तो लक्ष्मण आचार्य बने हैं। और इसके बाद क्या है, झारखंड का नया राज्यपाल कौन बने, तो CP राधाकृष्णन को बनाया गया है। शैली ऐप को किस सरकार द्वारा जारी किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा केरल सरकार द्वारा जारी किया गया है शैली ऐप को। नेक्स्ट, दस्तलिक 4 युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा कि दस्तलिक 4 युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन किया गया पिथौरागढ़ राजस्थान में किया गया है। ठीक है, इसमें नहीं दिया गया है, पिथौरागढ़ राजस्थान आप लोग लिख लीजिए कहीं। और किसके मध्य होता है, ये पूछा जा सकता है, तो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है प्रतिवर्ष। नेक्स्ट देखिए, जल संरक्षण पर पहला अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, इसका विषय क्या था, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, वाटर विजन @2047। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने का चांस है। अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित श्री अमित का संबंध किस खेल से है, तो इसका आंसर हो जाएगा बॉक्सिंग से है। राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 से किससे सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर होगा BK प्रसाद को सम्मानित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे कम उम्र के एथलीट कौन थे, तो इसका आंसर होगा ए, अनाहत सिंह। इंपॉर्टेंट है, किस खिलाड़ी के नाम पर रायबरेली स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है, तो इसका आंसर रानी रामपाल के नाम पर। एक बहुत बार पूछा गया, बहुत ओल्ड प्रश्न है ये, तो ये आप लोग को पूछा जा सकता है क्योंकि करंट का भी प्रश्न बनाया जा सकता है। वर्ष 2023 में किसे एबल पुरस्कार हेतु चुना गया था, तो इसका आंसर होगा बी, लुइस
कैफ्रेली को। किसने कॉल बिफोर यू डी नाम ऐप जारी किया है? तो इसका आंसर होगा ए, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट, किस देश में हाल ही में घोड़े यात्रा त्यौहार को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल में मनाया जाता है घोड़े यात्रा त्यौहार। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का विषय क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा फॉरेस्ट एंड हेल्थ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, एनबीडी में नए सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया? इसका आंसर होगा बी, मिस्र को। हाल ही में किस सांसद की सदस्यता लोकसभा सचिवालय द्वारा निरस्त किया गया? तो इसका आंसर होगा ए, राहुल गांधी। हाल ही में जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो इसका आंसर होगा सूर्य कुमार यादव बने हैं। डीजल परिवहन के लिए मैत्री पाइपलाइन जिसकी लंबाई 131 किलोमीटर है, यह किन दो देशों के संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ए, भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा एरिना सबलेका जीता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, करंट का प्रश्न है। हाल ही में किस राज्य ने 19 नए जिलों के गठन का ऐलान किया है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान ने। नेक्स्ट, ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर होगा चौथा स्थान भारत का है। ये भी कई बार परीक्षा में हर बार पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। ठीक है, जबकि पहला स्थान किसका है ये पूछा जाने का चांस है तो अमेरिका का है, और दूसरा स्थान किसका है तो रूस का, और तीसरा स्थान है चीन का। चौथे स्थान पर भारत है। पहले स्थान पर ध्यान दीजिएगा और भारत का ध्यान दीजिएगा। तो पहले स्थान पर अमेरिका है और भारत चौथे स्थान पर है, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, एक देश एक उर्वरक योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया है, एक देश एक उर्वरक योजना। नेक्स्ट, कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा कब तक रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2030 तक रखा गया है। दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर ए हो जाएगा अमर सिंह को सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है। बोला टिनुबू कहाँ के नए राष्ट्रपति बने? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। अब नाइजीरिया का राष्ट्रपति बने हैं, इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। और इसकी राजधानी क्या है? तो अबुजा इसकी राजधानी है। विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिला को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर होगा 6 महिलाओं को शामिल किया गया है। हाल ही में वाई के अलग यानी योगेंद्र के अलग का निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्री थे ये। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? तो इसका आंसर होगा सी, पृथ्वी का घूर्णन। जियोग्राफी का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारगैसो सागर स्थित है कहाँ पर? तो इसका आंसर उत्तरी अटलांटिक महासागर में सारगैसो सागर स्थित है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कोटोपैक्सी जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। और किलिमंजारो क्या है? तो किलिमंजारो जो है तंजानिया में पूछा गया था। तंजानिया में कहाँ? तो पूर्वोत्तर में है। और एटना कहाँ पर? तो इटली में है ये ज्वालामुखी। इटली में कहाँ पर? तो सिसिली द्वीप पर है ये भी ध्यान दीजिएगा। और ये पूछता है कि भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो बैरन द्वीप है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। नेक्स्ट, किन क्षेत्रों में मृदा क्षरण एक बड़ी समस्या है? तो इसका आंसर होगा सी, उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में जो है मृदा क्षरण एक बड़ी समस्या है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत के केवल एक राज्य में ही फैली है? तो इसका आंसर होगा अजंता। अभी पूछता है कि अजंता कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं, यानी सारा इसमें जो ऑप्शन दिया सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। दिबांग, लोहित, कामेंग तीनों है। तो अब ये पूछता है कि ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा तिब्बत के मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है, पूछा गया कई बार परीक्षाओं में। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ पे? तो हरिके बराज में। और ये पूछता है कि किस नदी के तट पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि यह सतलज और ब्यास नदी के तट पर स्थित है। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें किसकी प्रचुरता होती है ये पूछा जाने का चांस है। तो इस प्रकार की मिट्टी में पोटास, चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, टमाटर है ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत। अब देखिए इमली का क्या होगा? टार्टरिक अम्ल होगा। और खट्टा दूध जब होता है तो इसका क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल।
और चींटी जब डंक मारती है तो कौन सा अम्ल छोड़ती है, तो फॉर्मिक अम्ल छोड़ती है। ये भी बहुत बार बताया गया है, आप लोग को जो याद ना हो ना उसको अपने स्ट्रिक बना लिया करिए। नेक्स्ट, लुई पास्चर को किस स्रोत के लिए जाना जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रेबीज का टीका के लिए। और दूध का पास्चुराइजेशन की खोज लुई पास्चर ने किया था, ठीक है, इसलिए इनको जाना जाता है। जबकि चेचक के टीके की खोज किसने की थी, ये पूछा गया है कई बार परीक्षा में, तो एडवर्ड जेनर ने किया है। और पोलियो वैक्सीन की खोज किसने किया है, तो जॉन ई सॉल्क ने किया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, तो इसका आंसर होगा क्लोरोफिल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पौधे में पादप काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं, तो इसका आंसर होगा डी, मार्सिलिया। चेचक किस वायरस के कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वेरिसेला के कारण। अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है, तो इसका आंसर अंडवाहिका के द्वारा ले जाया जाता है। अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती हैं जो निम्न में से किसका बना होता है, तो इसका आंसर होगा बी, सी तथा पी का। यानी अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती हैं जो कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है, तो इसका आंसर होगा गर्भाशय। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाधमनी, ए हो जाएगा। विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यूजेनिक्स। नेक्स्ट देखिए, कोशिका की वह बाह्यतम आवरण कौन सी है जो कोशिका के अवयव को उसके बाह्य वातावरण से अलग करती है, तो इसका आंसर होगा डी, प्लाज्मा झिल्ली। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या समानता है कार्बन, सिलिकॉन, बोरान और आर्सेनिक में, तो इसका आंसर होगा बी, ये सभी गैर धातु हैं। यानी कार्बन, सिलिकॉन, बोरान और आर्सेनिक ये सभी गैर धातु हैं जो तत्व धातुओं की भांति व्यवहार नहीं करती है, अधातु कहलाती है। अधातु सामान्यतः भंगुर, चमकहीन और विद्युत तथा उष्मा के कुचालक होते हैं। ये पूछा जाता है कि अधातु क्या होते हैं, तो उष्मा के कुचालक होते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, फिनोल्फ्थेलिन को सिरके में डालने पर घोल का रंग कैसा हो जाता है, तो इसका आंसर होगा रंगहीन हो जाता है, डी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो इसका आंसर होगा ए, मीथेन हो जाएगा। मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। नेक्स्ट, सोने को तांबे के साथ किस लिए मिश्रित किया जाता है, तो इसका आंसर होगा डी, सोने को कठोर बनाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है, तो इसका आंसर होगा ए, जेडन। जेडन मतलब जिंक, ये रासायनिक तत्व है। जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा बी, एलम का। अब इसका एलम का रासायनिक नाम पूछ सकता है, तो इसका रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। अब ये पूछा गया, देखिए ध्यान दीजिए परीक्षा में कि इसका उपयोग किस लिए किया था, कि पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग किस लिए होता है, तो इसका होता है रक्त का प्रवाह रोकने के लिए और कागज एवं चमड़ा उद्योग तथा जल के शोधन में किया जाता है इसका। डाल्टन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस नियम पर आधारित है, तो इसका आंसर होगा ए, रासायनिक संयोजन पर आधारित है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक आदर्श ट्रांसफार्मर में होता है, तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। यानी कुंडलनों में प्रतिरोध नहीं होता है, क्रोड में किसी प्रकार की हानि नहीं होती है और क्रोड में अनंत पारगम्य यानी चुंबकशीलता होती है। एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसका आंसर होगा सी, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जी के मान की एसआई इकाई वही है जो त्वरण की एसआई का इकाई है, यानी दोनों का बराबर है। अब देखिए गुरुत्वीय त्वरण यानी जी और त्वरण का एसआई यूनिट एक ही है, क्या है, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, कई बार पूछा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा, तो इसका आंसर होगा सी, स्थिर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है, तो इसका आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा, इंपॉर्टेंट है, सी हो जाएगा इसका आंसर। डेयरी में प्रयोग किया जाने वाला दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसका आंसर अपकेंद्रीकरण कहलाती है, लूसेंट में दिया है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय बैंकों की विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं किस देश में, तो यूके है, यानी यूनाइटेड किंगडम।
यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो इसे उस मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है। इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, आंसर सी हो जाएगा। सीमांत उत्पादकता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा सी। 1 और 2 दोनों कथन सही है, यानी यह शून्य हो सकता है और यह ऋणात्मक भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, किस पंचवर्षीय योजना का मूल्य उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था? तो इसका आंसर होगा सी, 11वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए, पंचवर्षीय योजना से एक प्रश्न जरूर आता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कोई धन कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 15 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा सी, 13 सही 1/3%। 97, इसका आंसर हो जाएगा ए, 5 सही 5/11%। 98, इसका आंसर हो जाएगा बी, 225 किलोमीटर। अब 99, इसका आंसर हो जाएगा ए, 6706। 100 का आंसर हो जाएगा ए, 3/4। फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए ताकि अन्य लोग को भी इससे फ़ायदा हो सके। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।